आशाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में सभी का स्वागत है। कोई व्हाट्सएप में चैट किए थे, मैसेज किए थे, जिसको कुछ डाउट था जन्म कुंडली निर्माण एवं जन्म कुंडली लिखने के तरीके के विषय में। इसलिए 2-3 लोग मैसेज करने के बाद इस कक्षा को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। ये 7 दिन तक चलेगी। इसी प्रकार 7:30 से लेके 8:30 बजे तक लगभग 1 घंटा हम लोग चर्चा करेंगे और लगभग पुराने लोग जुड़े हैं, इसीलिए इस कक्षा में मुझे लगता है लगभग ज्योतिष के विषय में सभी को पता है और जन्म कुंडली निर्माण करने के विषय जो है वो सबको पता है। इसके बाद भी कुछ प्रैक्टिस के लिए, कुछ अभ्यास के लिए यह विषय प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, एक कुंडली जब हम लोग निर्माण करते हैं, उसमें कुंडली निर्माण में मुख्य बिंदु क्या क्या है उसको ध्यान देना है। कुंडली निर्माण में कौन एक तो विशेष करके जब ग्रह स्पष्ट, लग्न स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट, दशा, अंतरदशा, साधन इत्यादि सब हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद एक जन्म कुंडली हमारा निर्माण हो जाता है। परंतु इसमें लगभग आजकल जो मोबाइल ऐप हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जैसे दृक पंचांग उपलब्ध है हर किसी के मोबाइल में, और तुरंत उससे माने एक जन्म समय एवं एक जन्म दिनांक हम लोग यदि डाल देते हैं, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक तीनों डाल देने के बाद ओके में क्लिक करते हैं, तुरंत हमारे पास एक जन्म कुंडली तैयार होके आ जाता है। परंतु हम लोग हाथ में वह गणित सही है या गलत है, क्योंकि यदि 2-3 मोबाइल आप देखेंगे, 2-3 स्थान में हम लोगों को मान क्या होगा, अलग अलग दिखेगा। किसी में लग्न स्पष्ट एवं चंद्र स्पष्ट के मान लगभग कुछ ना कुछ अंतर हम लोगों को दृश्यमान होगा। इसीलिए हम लोग प्रायतः लगभग कंफ्यूज होते हैं जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए, और किसी को कॉपी व नकल करने के लिए भी हम लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं किसको लें। और किसी का, जैसे कोई किसी के पास हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पराशर लाइट है, अथवा कोई ओम पराशर से ही जन्म कुंडली हम लोग निर्माण कर लिए, लेकिन वो सही है या गलत है उसको हमारा चिंतन करने के लिए एवं शास्त्रीय विधि को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, हाथ में भी गणित के द्वारा लग्न स्पष्ट करना अनिवार्य है। और विशेष करके लग्न स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट क्यों करना है, उसका कारण हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। क्या है कि जब हम लग्न के बारे में चिंतन करते हैं, एक अहोरात्र में, एक अहोरात्र मतलब 24 घंटा होता है, और 24 घंटे में एक अहोरात्र में 12 लग्न होते हैं। 12 लग्न मतलब 24 घंटा 60 घटी का है, व 24 घंटा 1440 मिनट का है। उसी 1440 मिनट में अर्थात 24 घंटे में 12 लग्न मतलब 360 डिग्री भ्रमण का हम लोग चिंतन करते हैं। एक अहोरात्रीय भ्रमण होता है, जिसको अहोरात्र के भ्रमण के द्वारा हम लोग राशि चक्र के भव चक्र के भ्रमण के द्वारा क्या करते हैं, 12 लग्न का चिंतन करते हैं। शिशु का जन्म जिस समय में, जिस कालखंड में हो, जैसे आज सुबह
सूर्योदय कालखंड में यदि किसी शिशु का जन्म हुआ है उसका लग्न क्या होगा। उसके बस 12 लग्न मतलब प्रति 2-2 घंटे में एक एक लग्न चेंज होगा। सूर्योदय के बाद 2 घंटे के बाद कौन सा लग्न होगा, उसके 4 घंटे के बाद कौन सा लग्न होगा, उसका चिंतन हम लोगों को करना चाहिए। यदि आज सूर्योदय के समय में किसी शिशु का जन्म हुआ है, आज सूर्योदय के समय में किसी शिशु का जन्म हुआ है, उसका कौन सा लग्न होना चाहिए, इसका ज्ञान कैसे करेंगे। एक मतलब स्थूल रूप से हम लोग बता दें, इसका लग्न यही होगा। सूर्योदय कालखंड में जन्म, सूर्योदय काल में जन्म हुआ है, इसलिए यह लग्न होना चाहिए। कौन सा लग्न होगा, कौन बता सकते हैं। कर्कट लग्न, कर्क लग्न होगा। क्यों, उसका कारण यही है, सूर्य वर्तमान कर्क राशि में संचलन कर रहा है। क्योंकि सूर्य कर्क राशि में चलन के कारण संक्रांत्यात संक्रांतिम यावत सौरमास, हम लोग जानते हैं एक संक्रांति से लेके दूसरे संक्रांति तक एक सौरमास होता है, और उस सौरमास के बीतने तक सूर्य वही कर्क संक्रांति, सोच लीजिए वर्तमान कर्क संक्रांति का प्रारंभ हुआ है। हर 15, 14 अथवा 16 तारीख में क्या होती है ना, एक सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करता है। जब कर्क राशि में सूर्य का संक्रमण हुआ है, 30 दिन के बाद जाके लगभग 15 तारीख को अथवा 14 तारीख को अथवा 16 तारीख को जाके दूसरे सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करेगा। तो सूर्य हर दिन एक एक अंश मध्यम मान से लगभग एक एक अंश गति करके आगे बढ़ेगी, और सूर्य के एक राशि भोगने के लिए जो एक महीना लग रहा है, प्रत्येक दिन एक एक अंश भोग कर रहा है। उस कारण से प्रत्येक सूर्योदय में सूर्य उसी कर्क राशि में विद्यमान होगा। यदि कर्क राशि में स्थित है सूर्य, तभी सूर्योदय काल में सूर्य कर्क राशि में स्थित है, तो उदय काल में जो लग्न होगा वही कर्क लग्न होगा। क्यों होगा, उसका कारण थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम लोग पहले चिंतन क्या किए, जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। एक लग्न स्पष्ट अनिवार्य है, लग्न स्पष्ट करना, और लग्न क्या है क्या नहीं, उस संदर्भ को, उस विषय को जन्म कुंडली निर्माण वाले कक्षा में हम समझे हैं। मतलब मैं उसको पढ़ाया हूं, आप पुराने वीडियो पड़ा हुआ है उसको देख सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। कई सारे लोग जुड़े हैं उस कक्षा में, लेकिन वो जो 9 नंबर वीडियो वाला है वो लग्न स्पष्ट के विषय में, वो क्या है उसमें साउंड नहीं आ रही है, और पूरा माने लिखाई दिख रहा है लेकिन साउंड नहीं है। रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई माइक ऑन करना शायद भूल गया होगा, इसलिए ऐसा परेशानी हो गया है। चलिए, हम लोगों को पहले सोपान में क्या चाहिए ना, लग्न स्पष्ट करना चाहिए। दूसरे सोपान में क्या चाहिए ना, चंद्र स्पष्ट अनिवार्य है, चंद्र स्पष्ट चाहिए। और चंद्र स्पष्ट तीसरे में क्या चाहिए, हर सूर्य से लेके और शनि तक, राहु केतु तक सभी ग्रहों का ग्रह स्पष्ट हम लोगों को निश्चित रूप में आवश्यक है। और क्या चाहिए ना, एक जन्म कुंडली निर्माण करने के लिए ग्रह का दशा, ग्रह दशा साधन, जन्म समय में कितना भुक्त दशा कितना भोग्य दशा, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, भुक्त भोग्य दशा। और इन सबका पता चल जाए, पंचांग का ज्ञान हो, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जन्म कुंडली लिख सकते हैं। लग्न स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट, ग्रह दशा, किस दशा में शिशु का जन्म हुआ है और उसका भुक्त दशा कितना है और भोग्य दशा कितना है, इतना हम लोगों को ज्ञान होने के बाद हम लोग अपना जन्म कुंडली लिख के किसी को दे सकते हैं। उससे धन उपार्जन होगा निश्चित रूप में, क्योंकि धनोपार्जन करे या ना करे, कोई भी समाज में कोई भी शिशु का जन्म होता है तो उसका जन्म कुंडली निर्माण निश्चित होता है, आवश्यक होता है। और वो दैवज्ञ के पास, गणक के पास आता है तो गणक दैवज्ञ
निश्चित रूप में क्या करे, सटीक एक जन्म कुंडली निर्माण करके उसको दें। चले, अभी हम लोग समझ रहे थे उदय एवं उदय बिंदु में, सूर्योदय काल में, कर्क राशि में वर्तमान समय में सूर्य स्थित है, तो इसको उदय समय मान लेते हैं। ये क्या है, उदय समय मान लेते हैं। उदय समय में सूर्य यदि कर्क राशि में स्थित है, सूर्य कौन से राशि में स्थित है, कर्क राशि में स्थित है। इस महीना जब भी सूर्योदय काल में प्रत्येक दिन जिन जिन शिशुओं का जन्म होगा सूर्योदय काल में, उनका लग्न क्या होगा ना, कर्क लग्न होगा, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में 1 महीना तक रहेगी। तो इसका कारण क्या है, हमारे शास्त्र में एक चिंतन होती है, इस वृत्त को 12 राशि के तरह, उसको भवृत व राशिवृत व क्रांति वृत्त के नाम में हम लोग क्या करते हैं, एक संज्ञा के रूप में चिंतन करते हैं। कौन सा वृत्त ना, क्रांति वृत्त। जब क्रांति वृत्त व राशि वृत्त व भवृत्त करके हम लोग इसी वृत्त को चिंतन करें, तभी इस वृत्त में 12 राशियों की परिकल्पना हो जाती है, 27 नक्षत्र एवं 12 राशियां। यदि 12 राशियां 27 नक्षत्र इस वृत्त में ही हम लोग चिंतन कर लें, तभी इसी वृत्त के भ्रमण के अनुरूप हमारा क्या होगा, लग्न होगा। क्या है, एक परिभाषा हम लोगों को हमेशा मस्तिष्क में याद होना चाहिए, सूर्योदय रविरेव लग्नम। अभी हम लोग वही किए, संक्रांति के कारण, जिस संक्रांति से संक्रांति तक एक राशि में सूर्य विद्यमान है, स्थित है, तब तक उदय काल में जिस शिशु का जन्म होगा, लग्न क्या होगा, उसी राशि का होगा। अभी कर्क संक्रांति चल रही है, कर्क मास चल रहा है, इसलिए उदय काल में कर्क लग्न होगा। तो अस्तकाल में क्या, क्योंकि वृत्त के आधा जो 180 डिग्री है, अस्तकाल में कौन सा लग्न होगा, अरे भाई कर्क से 7वीं राशि, कर्क से 7वीं राशि कौन है ना, मकर है। तो अस्तकाल में यदि किसी शिशु का जन्म होगा, कर्क राशि का 7वीं राशि मकर होने के कारण जब सूर्यास्त होगा तब लग्न क्या होगा ना, मकर लग्न होगा। तो मकर राशि तो यहां हुआ, तभी यहां कैसे पहुंचेगा, क्योंकि लग्न बिंदु, उदय लग्न बिंदु क्या है, हमेशा इस बिंदु को कौन सा बिंदु कहते हैं ना, हम उदय लग्न बिंदु कहते हैं। इसीलिए सूर्योदय रविरेव लग्नम, लग्नम इत्युक्ते राशि नाम उदयम लग्नम, राशियों का उदय होता है लग्न। जिस लग्न में शिशु का जन्म हुआ है वही सबसे मुख्य होता है, उसी से हम लोग शरीर, तनु, रूप, लक्षण, चिन्ह, आयु, इस सभी का विचार करते हैं। इसीलिए लग्न सबसे प्राधान्य है। और लग्न बिंदु कहाँ है ना, राशि वृत्त। और इस वृत्त को, ये जो रेखा खींचा गया है, इसको एक वृत्त के तरह हम लोग चिंतन करें। क्षितिज वृत्त का जो संपाद बिंदु है, क्षितिज मतलब क्या है आगे समझेंगे। क्षितिज वृत्त के संपाद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं ना, लग्न कहते हैं। कौन सा संपात ना, पूर्व संपात। ये पूर्व संपात, पूर्व दिशा में उदय होती है सूर्य का, इसलिए पूर्व संपात हुआ, उसको उदय लग्न कहे, उसको प्रथम लग्न कहे, इसको तनुभाव हम लोग कहे। यह बिंदु ही क्या होगा ना, उदय लग्न का बिंदु होगा। तो सप्तम भाव क्या होगा ना, अस्त लग्न होगा। हम लोग जानते हैं सप्तम भाव को अस्त लग्न भी कहा जाता है। तो जो लग्न होगा, जैसे कर्क लग्न होगा तो सप्तम भाव में मकर राशि होगी, यदि मकर लग्न होगा सप्तम भाव में कर्क राशि होगी, ये ऑपोजिट है। इसी तरह हम लोग समझें। इसी प्रकार ऊर्ध्व एक बिंदु और अध एक बिंदु होती है, क्योंकि जो व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, जो व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, उसके ठीक सिर के ऊपर जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्व कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं, ऊर्ध्व कहते हैं।
और यह भाग जो है अधो भाग है। तो ऊर्ध्व भाग में जो लग्न होगा उसको ऊर्ध्व लग्न कहेंगे। लग्न मतलब जहां लगती थी लग्न, जहां लग जाए उसको लग्न कहेंगे। 12 भाव मतलब 12 लग्न भी होगा। एक तनु तनु लग्न, धन धन लग्न, सहज सहज लग्न। प्रत्येक भाव को हम लोग एक एक लग्न मानते हुए 12 भावों का उससे ही परिकल्पना चिंतन भी कर सकते हैं फलादेश में। इसीलिए जो शास्त्रकार है, जो ग्रंथ प्रतिपादन किए हैं जन्म कुंडली निर्माण की विधि, उसमें विशेष करके लग्न कहने से एक उदय लग्न, एक अस्त लग्न, एक ऊर्ध्व लग्न, दूसरा अध लग्न, 4 लग्न की बात करते हैं। और उस 4 लग्न से बाकी जो और बच गए 8 है, क्योंकि 8 4 12 होते हैं, और बाकी 8 लग्न का साधन भी कर लेते हैं। इसीलिए उसको भाव संधि व भाव साधन भी कहा जाता है। आगे हम उस कक्षा को विचार करेंगे। अभी हम लोग पहले इस चित्र से, एक ही चित्र है, एक ऊर्ध्वभाग की संपात को ऊर्ध्व लग्न, एक अधोभाग के संपात को अध लग्न कहते हैं। ऊर्ध्वभाग के संपात को खमध्य लग्न भी कहा जा सकता है और अधभाग के संपात को पाताल लग्न भी कहा जा सकता है। क्यों? इसका कारण क्या है? सभी का तो कुछ ना कुछ कारण होता है। हम लोगों को प्रत्येक विषय का कारण ही ढूंढना है। यहां देख लेते हैं। चलिए, इसको यहाँ एक वृत्त का चिंतन हम लोग कर लें। मैं रेखा खींच रहा हूं, लेकिन आप अपना मस्तिष्क में क्या करें, यहाँ एक वृत्त के तरह चिंतन कर लें। उसको आप याम्योत्तर वृत्त कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है तो उसके ठीक सिर के ऊपर एक खमध्य मतलब एक आकाश होगा। उसको आप क्या कहेंगे? खमध्य कहेंगे। ख मतलब आकाश, और आकाश का मध्य भाग है खमध्य। उसके ठीक उत्तर दक्षिण दिशा को जो एक वृत्त का हम लोग चिंतन करेंगे, उत्तर मेरु मतलब सुमेरु होता है और दक्षिण मेरु मतलब कुमेरु होता है। उत्तर दक्षिण को होते हुए एक वृत्त के चिंतन व ध्रुव को, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव को होते हुए जो एक वृत्त का चिंतन करेंगे, तो याम्योत्तर वृत्त व उत्तर दक्षिण वृत्त के रूप में कहेंगे। उसी तरह एक सूर्योदय तो होता है। हम लोग सूर्योदय को कैसे देखते हैं ना, जब एक ऊंची जगह में हम लोग खड़े हो जाते हैं और हमारे चारों ओर देखते हैं, एक आकाश और एवं पृथ्वी पूरा सटा हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं ना, क्षितिज कहते हैं। जहां जहां जैसे समुद्र किनारे हम लोग चले जाते हैं तो समुद्र के दूसरे पारी में क्या है हम लोगों को नहीं दिखता है। क्या दिखता है ना, समुद्र आकाश के साथ पूरा जुड़ा हुआ है, सटा हुआ है। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं ना, ये हमारा क्षितिज है। हमारा दृष्टि जहां तक चला जाए और उसके आगे ना देख पाए हम लोग, उसके आगे हम लोग क्या देखें ना, एक वृत्ताकार के स्वरूप में ऊंची जगह में खड़े होके देखें चारों ओर एक वृत्ताकार स्वरूप में आकाश और पृथ्वी सटा हुआ हम लोगों को जुड़ा हुआ दिखाई दे, उसको हम क्षितिज वृत्त कहते हैं। और उसी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे जैसे उदय होता है और उसी क्षितिज से ऊपर उठने लगता है, तभी हम लोग क्या मानते हैं ना, उसको सूर्योदय मानते हैं। अस्त क्षितिज में किसको मानते हैं ना, सूर्य क्षितिज से मतलब हमारा पृथ्वी से धीरे 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 नीचे की ओर जा रही है। जब नीचे की ओर पूरा चला जाता है तब रात्रि का प्रारंभ होता है सूर्यास्त के बाद। और सूर्यास्त को के काल को एवं सूर्योदय के काल को हम लोग नितांत रूप में क्या करते हैं, आकाश में देखते हैं। सभी लोग देखते हैं। जहां जिस अक्षांश के ऊपर विदेश में भी कोई खड़ा हो, उस स्थान में वो खड़ा हुआ है, अपना स्थान के सूर्योदय को और अपने स्थान के सूर्यास्त को अपने क्षितिज में ही वो क्या करता है, देखता है। और ऊर्ध्व भाग में जब सूर्य आ जाते हैं उसको वो खमध्य कहता है। अपने सिर के ऊपर आ गए हैं सूर्य, ऐसा उसको खमध्य भी मानते हैं। उसी प्रकार मध्यरात्रि के समय में अधो चला जाता है सूर्य, उसको पाताल कहेंगे हम लोग, क्योंकि अधो चला गया है। तो चलिए,
ऊर्ध्व, अध, उदय, अस्त, इस प्रकार 4 लग्न की यहां हम लोग चिंतन कर लिए। ऊर्ध्व लग्न व खमध्य लग्न, इसको हम लोग दशम भाव भी कह सकते हैं। आगे कैसे दशम भाव होगा उसका भी समझेंगे। इस अध को चतुर्थ भाव भी कह सकते हैं, क्योंकि 12 भाव में यहां 4 भाव हम लोग समझ लेते हैं ना। उदय मतलब प्रथम लग्न हो गया, अस्त मतलब सप्तम लग्न हो गया, ये क्या हो गया, सप्तम लग्न हो गया। और ऊर्ध्व मतलब कौन सा लग्न हो गया, दशम लग्न। अध मतलब क्या हो गया, चतुर्थ लग्न हो गया। 4 लग्न की हम लोग क्या कर लिए, अपना चिंतन कर लिए। इस याम्योत्तर वृत्त का संपात, जब ऊर्ध्व संपात राशि वृत्त में, राशि वृत्त का नाम हम लोग क्या दिए ना, क्रांति वृत्त। इसी राशि वृत्त में ऊर्ध्व संपात हो जाए, उसको खमध्य लग्न एवं दशम लग्न के रूप में हम लोग कहते हैं। इसीलिए परिभाषा बताया गया है, याम्योत्तर क्रांति वृत्तयोः ऊर्ध्व संपातम दशम लग्नम, अधो अध संपातम चतुर्थ लग्नम इति उच्यते। ये परिभाषा है, गोलीय परिभाषा। और उदय लग्न की परिभाषा क्या हो गया ना, क्षितिज वृत्त का संपात, किस वृत्त में, राशि वृत्त में। राशि वृत्त मतलब क्रांति वृत्त में। तो उदय मतलब पूर्व संपात हुआ, इसीलिए क्षितिज क्रांति वृत्तयोः पूर्व संपातम उदय लग्नम, पश्चिम संपातम बा पश्चिम संपातम तो कहेंगे क्योंकि ये पश्चिम दिशा होगी, पश्चिम संपातम क्षितिज क्रांति वृत्तयोः पश्चिम संपातम अस्त लग्नम इति उच्यते। इस प्रकार परिभाषा संस्कृत में हम लोगों को प्राप्त होता है। इसका हिंदी आप नोट करना है तो हिंदी में क्या नोट करेंगे ना, क्षितिज वृत्त का पूर्व दिशा में क्रांति वृत्त में जो संपात होगी उसको उदय लग्न कहेंगे, पश्चिम दिशा में जो संपात होगी उसको क्या कहेंगे, सप्तम लग्न कहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार याम्योत्तर वृत्त का ऊर्ध्व संपात को दशम लग्न एवं खमध्य लग्न व ऊर्ध्व लग्न कहेंगे, अध संपात को उसको पाताल लग्न अथवा चतुर्थ लग्न कहेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ चित्र में आप लोग दिमाग में बैठाएंगे तो क्या होगा ना, हम लोगों को समझ में आने लगेगा। दिमाग में क्या बैठाना है ना, एक कुंडली बैठा देना है। कुंडली कैसे बैठाएंगे ना, जब जब शिशु का जन्म होता है उसी के अनुरूप हम लोग यहाँ दिमाग में बैठाए, लग्न का चिंतन करें। लगभग यह विषय मैं कई कक्षा में पढ़ाया हूँ, पुराने लोग भी जुड़े हैं, इसीलिए मुझे लगता है लगभग सभी को पता है। उसके बाद भी ये रिपीट हो रहा है विषय। यदि उसके बाद भी कोई जिज्ञासा व कोई प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए, जब उदय काल में किसी शिशु का, सूर्य उदय काल में शिशु का जन्म हो जाए, तभी उसके कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य कौन से भाव में होगा, यह प्रथम प्रश्न है। कौन दे सकते हैं, दे सकते हैं आप लोग, क्योंकि हाँ, जो लग्न होगा उसी में ही क्या होगा, सूर्य होगा। क्योंकि उदय का स्थान होता है। तो यदि मध्याह्न समय में किसी शिशु का जन्म हो, जैसे सूर्य सिर के ऊपर आ जाए उसी समय में किसी शिशु का क्या हो जाए, जन्म हो जाए, तभी उसके कौन से भाव में, 12 में से कौन से भाव में सूर्य स्थित होगा। जन्म कुंडली देख के चतुर्थ, चतुर्थ या दशम, दशम भाव नहीं, दशम भाव, दशम भाव। अभी मैं क्या कह रहा है, अभी मैं क्या कह रहा था, खमध्य लग्न, ऊर्ध्व लग्न सिर के ऊपर आ जाएगी तो दशम भाव होगा। इसीलिए परिभाषा में सूर्योदय रविरेव लग्नम, मध्यान्ह दशम लग्नम, सूर्यास्ते सप्तम लग्नम, तत्र अर्धरात्रो पाताल लग्नम व चतुर्थ लग्नम इति उच्यते। अभी हम लोग यही समझे हैं।
तो यदि मध्याह्न काल में किसी शिशु का जन्म हो जाए, उसके ठीक दशम भाव में कौन होंगे ना, सूर्य होंगे। ये कौन सा समय, मध्याह्न काल। ऐसे आप ना नोटबुक में एक नोट करके रख दीजिए और हर दिन के लिए याद कर लीजिए, कभी भी जैसे भूले नहीं। आप जन्म कुंडली जब देखें, कोई जन्म कुंडली आपके सामने आ जाए, उस कुंडली को देख के वो कौन से समय में जन्म हुआ है, यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, कोई मोबाइल में केवल कुंडली खींच के ही आपको भेज दिया, आप तुरंत बता सकते हैं ये शिशु किस समय में जन्म हुआ है। अभी देखिए और क्या हुआ है, यदि अस्तकाल में जन्म होगा, सूर्यास्त काल में, सूर्यास्त काल में सप्तम भाव में कौन होगा, हाँ आ जाएगा सूर्य। समझ में आ गया। यदि मध्यरात्रि काल में किसी शिशु का जन्म होगा, चतुर्थ भाव में कौन होंगे, सूर्य। मध्यरात्रि के पहले यदि जन्म होगा, माने सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से 2 घंटे के बाद, और मध्यरात्रि के 2 घंटे के पहले, तभी तभी क्या होगा, कौन से राशि में होगा, कौन से भाव में, सॉरी कौन से भाव में होगा सूर्य, हाँ षष्ठ और पंचम में। मतलब सूर्यास्त से लेके सूर्य उदय तक ये संपूर्ण रात्रि का काल है। ये कौन सा काल है, रात्रि काल है। सूर्य अस्त से लेके मध्यरात्रि तक ये रात्रि का पूर्वार्ध है। ये क्या है, कौन सा, किसका पूर्वार्ध है, याद रखना है, रात्रि का पूर्वार्ध है। मतलब अस्त उसके 2 घंटे, मतलब शाम के 7-8 बजे, 9-10 बजे, उसके बाद ठीक मध्यरात्रि 11-12 बजे मध्यरात्रि हुआ। मध्यरात्रि के बाद जाके ठीक प्रातः काल सूर्योदय के पहले ही जन्म होगा। मतलब जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में किसी शिशु का जन्म हुआ है, तभी उसके जन्म कुंडली में सूर्य कौन से भाव में होगा ना, द्वितीय भाव में। इसी प्रकार आप मध्यरात्रि के जस्ट बाद यदि किसी शिशु का जन्म हुआ है, उसके तृतीय भाव में आपको सूर्य दिखेगी। तृतीय भाव में सूर्य बैठा है, आप तुरंत बता सकते हैं ये ठीक मध्यरात्रि के बाद शिशु का जन्म हुआ है। समझ रहे हैं ना बात को, ध्यान पूर्वक इस विषय को समझे, क्योंकि लग्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और एक प्रश्न है आप लोगों के लिए इसके बाद, चलिए ये दिन का भी समझ लेते हैं। उदय से लेके अस्त तक ये क्या हो गया, संपूर्ण दिवस में सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक यदि शिशु का जन्म हुआ है, तभी हम लोग जानते हैं दिवा जन्म है। मतलब यदि सूर्य व्यभाव में बैठा है, तभी कब जन्म हुआ है, कितने बजे, लगभग कितने बजे जन्म हुआ है इस शिशु का, 8-9 बजे। यदि एकादश भाव में बैठा है, 9-10 बजे, 10 बा 10:30 11 बजे के आसपास। यदि 12-1 बजे हो, तभी मध्याह्न हो गया, दशम भाव में होगा। और 2-3 बजे हो, तभी किस में होगा, नवम भाव में होगा। यदि 4-5 बजे हो, तभी कहाँ होगा, अष्टम भाव में होगा। और अस्तकाल में सप्तम भाव में होगा। इस प्रकार हम लोग चिंतन करते हैं। अभी एक प्रश्न है, यदि पूरा 24 घंटे में, कितने घंटे में ना, 24 घंटे में 360 डिग्री का भ्रमण हो जाता है, संपूर्ण अहोरात्रीय भ्रमण, 12 राशि चक्र का भ्रमण है ना। ये संपूर्ण राशि चक्र मतलब कितना, 360 अंशात्मक मान है। ये कितने घंटे में, 24 घंटे में पूरा कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग भचक्र भ्रमण में व नाक्षेत्र दिन मुच्यते, वो नाक्षेत्र दिन अलग है, लेकिन इस प्रकार हम लोग चिंतन नाक्षेत्र दिनों को करते हैं। एक भचक्र का संपूर्ण भ्रमण एक अहोरात्र में 24 घंटे में 60 घटी में हो ही जाता है। तभी 1 मिनट में भचक्र का, राशि चक्र का 1 मिनट में कितना गति होगा, बता सकते हैं लगभग
1 मिनट में भव चक्र का गति कितना होगा, एक मध्यम मान से, सूक्ष्म रूप से नहीं कह रहा हूं, मध्यम मान से 1 मिनट में भव चक्र मतलब राशि चक्र कितने कलात्मक गति कर सकता है। अंशात्मक तो गति नहीं करेगा, कलात्मक गति होगा। 2 घंटे में कितना गति किया? 2 घंटे में, लगभग 2 घंटे में कितना? एक एक राशि, एक राशि मतलब 30 अंश की। 30 अंश मतलब कितना कला होता है? 30 अंश मतलब, हाँ हाँ, 30 अंश मतलब, सॉरी, 30 को 60 में गुणा करेंगे, है ना, तो कितना कला हो जाएगा? 1800 कला। और 2 घंटा मतलब 120 क्या होगी? मिनट। 120 मिनट में 1800 कला, है ना, तभी 1 मिनट में कितना? कितना होगा? 15 होगा। 15 क्या है? कला है। ये क्यों पूछ रहा हूं, इसका कारण है, यदि 15 कला क्या हो गया ना, 1 मिनट में लगभग, सूक्ष्म रूप से नहीं है ये, लगभग माने प्रायः 1 मिनट में 15 कला क्या होती है ना, राशि चक्र का चलन होती है, भव चक्र का चलन ना राशि चक्र का चलन होती है। तभी 2 मिनट में कितना होगा? 30 कला हो जाए, 30 कला हो जाएगी, है ना। वर्ग कुंडली सब लोग जानते हैं, नवमांश, दृष्टांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, सप्तमांश, इस प्रकार वर्ग कुंडली है। कौन से वर्ग कुंडली का एक माने, जैसे नवांश कहने से एक नवांश का मान कितना होता है ना, 3 अंश 20 कला। होरा कहने से राशि का अर्ध होरा होता है, एक होरा का मान कितना है ना, 15 अंश। उस प्रकार कौन से वर्ग का मान 30 कला का होता है, कह सकते हैं? कौन से वर्ग का मान 30 कला का होता है? नहीं कह पाएंगे? प्रश्न ध्यान पूर्वक, कौन से वर्ग, जैसे चतुर्थांश कहने से क्या होगा, हम लोग 30 अंश है, 30 अंश को 4 में भाग दे देंगे, 4 में भाग देंगे तो कितना होगा? 10 अंश, है ना। तो चतुर्थांश वर्ग कुंडली जब बनाएंगे तब एक चतुर्थांश का मान कितना होगा ना, 10 अंश का होगा। इस प्रकार किसका मान 30 कला का होता है? षष्ठ्यंश कुंडली कभी बनाए हैं आप लोग? नहीं बनाए हैं। सबसे सूक्ष्म जो होता है वो षष्ठ्यंश कुंडली होता है। तो षष्ठ्यंश कुंडली में एक वर्ग, एक भाग का मान कितना होता है ना, 30 कला का होता है। कितना है? 30 कला है। यदि 2 मिनट क्यों एक कह रहा हूं, जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं, जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तब एक बच्चा पैदा होने के ठीक 2 मिनट, लगभग 2-3 मिनट अथवा 4 मिनट के बाद क्या होता है, और दूसरा किसी शिशु का जन्म होता है। उसमें जन्म कुंडली दोनों का समान होगा, होगा ना, दोनों का एक जैसा जन्म कुंडली होगा, तभी हम लोग फलादेश जो करेंगे दोनों को एक ही फलादेश में पार कर देना हम लोगों को चाहिए।
दोनों का कुंडली समान हो जाएगी तो जो पत्रिका हम लोग लिख के देंगे, जन्म पत्रिका, उसमें भी समान स्वरूप, समान फल, समान सब कुछ, इष्ट विचार से लेके सब कुछ लिख के दे दे, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसमें कौन सा कुंडली ऐसा है वो चेंज हो जाएगा। नवांश कुंडली, दृष्टान, इस कोई वर्ग कुंडली चेंज नहीं होगा। जाके त्रिंशांश बदल जाएगा। क्या कह रहे हैं? त्रिंशांश कुंडल केवल षष्ठ्यंश कुंडली ही चेंज होगी। 2 मिनट के बाद जाके षष्ठ्यंश कुंडली ही चेंज होगी। इसीलिए कभी भी जन्म कुंडली आप बना के दीजिए, आपको निश्चित रूप में एक षष्ठ्यंश वर्ग कुंडली बना के दें। यदि नहीं दे रहे हैं कोई भी, आज से चालू कर दें, षष्ठ्यंश वर्ग कुंडली बना के दें और इसी षष्ठ्यंश वर्ग कुंडली से संपूर्ण फलादेश करें। क्योंकि दोनों जुड़वा बच्चे की जो युग्म जन्म उत्पन्न हो रहे हैं, दोनों का प्रभाव और स्वरूप एक स्वरूप हो सकता है, उनका आकार एक जैसा हो सकता है, लेकिन प्रकृति अलग अलग होती है। कोई क्रोधी होता है तो कोई शांत होता है। उनके जो भविष्य की गति, एक अच्छे नौकरी करने वाला होता है तो एक भी कई जगह दिखाया गया है, एक आलस्य टाइप का अथवा कोई दूसरे काम में जुड़ा है, इस प्रकार की हो सकता है। वहां दोनों का प्रभाव, दोनों का स्वरूप, दोनों का गुणधर्म समान नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कर कपाल कोष्ठी तीनों को देखते हैं। और जन्म कुंडली के फलादेश के लिए इस कारण से षष्ठ्यंश कुंडली का सबसे अधिक महत्व होता है। दोनों की षष्ठ्यंश कुंडली अलग होगी और षष्ठ्यंश कुंडली के 12 भावों का जो चिंतन होता है वो अलग होता है। इसीलिए चलिए, लग्न की हम लोग चिंतन कर रहे हैं। 1 मिनट में लग्न की गति कितना होता है? 15 कला। इसीलिए हम लोगों को लग्न स्पष्ट करने की महत्व कितना है। कभी कभार क्या होती है ना, हम कुछ सूर्योदय लें, दूसरा सॉफ्टवेयर में, दूसरा मोबाइल ऐप में कुछ अलग सूर्योदय ले लिया है और उस सूर्योदय के कारण 2-3 मिनट का फर्क हो गया है, तो उससे भी क्या होता है, लग्न चेंज हो जाता है। इस कारण से आपको ध्यान पूर्वक हमेशा सूर्योदय, इष्टकाल, ये सब बिंदुओं को ध्यान पूर्वक लग्न साधन करते वक्त हम लोगों को लेना चाहिए। इस कारण से, क्योंकि 1 मिनट में 15 कला, संपूर्ण राशि चक्र का 15 कला चेंज होने के कारण किसी का गति इतना ज्यादा नहीं है, कोई भी ग्रह का गति इतना ज्यादा नहीं है जितना लग्न की गति है। तो लग्न की गति को सटीक बनाने के लिए हम लोग मोबाइल ऐप अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कई सारे होने के बाद भी हाथ में परिष्कार एक गणित करें और लग्न स्पष्ट बनाएं, और उस लग्न स्पष्ट को सटीक सूक्ष्म रूप से बनाने के बाद हम कुंडली निर्माण करके किसको दें, ये नितांत आवश्यक है। और लग्न स्पष्ट में क्या क्या हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए, कौन से विषय पता हम लोगों को होना चाहिए। एक तो अयनांश है जो सबसे मुख्य होता है, क्योंकि अयनांश सायन एवं निरण का जो अंतर है उसको अयनांश कहा जाता है। और इसी अयनांश के कारण ही पंचांग में स्थित ग्रह स्पष्ट की गति, कौन दृक्सिद्ध है कौन स्थूलत्व है, उसका हमेशा विवाद लगा रहता है। हर भारत के हर प्रांत में निर्ण ग्रह शायन ग्रह में अंतर हम लोग इसी कारण से देखते हैं। इसलिए अयनांश को, सूक्ष्म रूप के अयनांश के वर्तमान समय में कितना अयनांश गति कर रही है उसको अच्छे ढंग से हम लोगों को लेना चाहिए और उसका ज्ञान भी होना चाहिए। दूसरे नंबर में क्या है, तो एक तो इष्टकाल, लगभग सभी को पता होगा इष्टकाल साधन करने की विधि। इसीलिए इष्टकाल आना ही चाहिए। मैं बता दूंगा एक बार, लेकिन प्रैक्टिस करना आपके धर्म है, आपके कर्म है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरे में क्या चाहिए,
ना राशि उदयमाना। क्या है ना, हम पुरी में रह रहे हैं, पुरी के लिए 12 राशियों की जो उदयमान होगा, भचक्र में 12 राशियां रहते हैं, उन 12 राशियों के जो उदयमान नाड़ी वृत्तीय उदयमान है, वह उदयमान भिन्न भिन्न है। पुरी के लिए अलग है अक्षांश के कारण, दिल्ली के लिए अलग है, कलकत्ता के लिए अलग है, हर स्थान के लिए 12 राशियों की जो उदयमान है वह अलग होगी। उदयमान अलग होगी तो लग्न साधन भी अलग हो जाएगी, इसीलिए लग्न स्पष्ट के मान भी अलग होगी, और उसी राशि उदयमान से ही लग्न स्पष्ट किया जाता है। इसीलिए क्या चाहिए, स्वदेशीय, अपने देश का, अपने स्थान का स्वदेशीय राशि उदयमान का ज्ञान होना चाहिए। और क्या प्राप्त हम लोगों को चाहिए, एक अयनांश हो गया, दूसरा इष्टकाल हो गया, तीसरा स्वदेशीय राशि उदयमान हो गया, और क्या चाहिए, 4 बिंदु कुछ है, और क्या चाहिए पता है, स्पष्ट सूर्य। आप एक विषय मोबाइल ऐप से अथवा सॉफ्टवेयर से देखें तो लगभग स्पष्ट सूर्य सभी का समान होगा, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा कि किसी सॉफ्टवेयर में व किसी मोबाइल ऐप में, उन सभी का एक जैसा लगभग रहता है। तो इसीलिए स्पष्ट सूर्य के मान हम लोग कोई मोबाइल ऐप से अथवा कोई सॉफ्टवेयर से ले जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी स्पष्ट सूर्य करने की विधि हम बता देंगे, लेकिन स्पष्ट सूर्य हम लोग किसी भी मोबाइल ऐप से ले सकते हैं। तो अयनांश, इष्टकाल, स्वदेशीय, राशिउदयमान, स्पष्ट सूर्य, इन 4 बिंदुओं को लेके हम लोग क्या करेंगे ना, लग्न स्पष्ट करेंगे। लग्न के महत्व को हम लोग समझे, लग्न स्पष्ट के लिए कौन से बिंदु चाहिए वो हम लोगों को पता चल गया। इसके बाद एक स्थान का उदाहरण लेंगे और लग्न स्पष्ट बनाएंगे। और चंद्र स्पष्ट, दशा साधन, इन दोनों का आपस में संबंध होता है। क्यों ना, चंद्र स्पष्ट के लिए क्या आवश्यक है, कौन सा ज्ञान हम लोगों के पास होना चाहिए, बिंदु क्या है ना, भयात भभोग। और उसी चंद्र स्पष्ट से हम लोग जन्म राशि, जन्म नक्षत्र का ज्ञान करते हैं, और जन्म राशि, जन्म नक्षत्र का ज्ञान करने के कारण उससे क्या होती है ना, दशा ज्ञान होती है ना। जिस नक्षत्र में शिशु जन्म होगा वैसे ही हमारा क्या होगा, दशा, प्रारंभिक दशा, जो जन्म दशा मातृगर्भ में भुक्त कितना है और आगे भोग्य कितना है, उसका भी हम लोग उसी से ही साधन कर लेते हैं। इसीलिए यह भयात भवोग से ही दोनों चंद्र स्पष्ट एवं दशा साधन दोनों हो जाएगा, है ना। तो शुरुआत के विषय क्या है, हम लोगों को इष्टकाल आना चाहिए और भयात भवोग आना चाहिए। ये इष्टकाल और भयात भवोग, ये दोनों, ये 3 बिंदु हम लोगों को आना चाहिए। तो किसको नहीं पता है इष्टकाल साधन, भयात भवोग साधन, ये बता दे। यदि किसी किसी को पता नहीं होगा तभी में नहीं पता है, राकेश भारद्वाज अग्रवाल, 2 लोग, मात्र 2 लोग। चलिए एक ही बार समझा दूंगा, तो आप प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, 2-4 उदाहरण अभ्यास करके आ जाएंगे तो अच्छा होगा। त्रिपाठी जी कोई है, उनको भी पता नहीं है। चलिए ठीक है। अभी आज की कक्षा में यदि किसी को कोई डाउट हो व कोई प्रश्न हो मन में, पूछे। आज की कक्षा, नहीं तो हम लोग यहीं विराम देंगे और 5-7 दिन तक इसी कक्षा को प्रैक्टिस करेंगे।
तभी लगभग सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, धन्यवाद है सबको। कक्षा को विराम दे रहे हैं। हाँ, एक ही बोले, दो आदमी एक साथ बोल रहे हैं। जी जी। क्या कह रहे हैं? एक कोर्स 3 महीना चलेगा? नहीं नहीं, 7 दिन में आपका विषय कंप्लीट हो जाएगा। आज एक वेबिनार चालू किया हूँ। इस वेबिनार में जन्म कुंडली निर्माण एवं जन्म कुंडली लिखने की तरीका वह बताना है। जन्म कुंडली निर्माण में क्या है कि ये प्रज्ञा भारतम जो मोबाइल ऐप है, इस मोबाइल ऐप में लगभग जन्म कुंडली निर्माण एवं ग्रह बल साधन के 50 ठो वीडियो अपलोड हुआ है। कई लोग इसको खरीदे हैं, उसको देख रहे हैं, उनका कुछ प्रश्न आया मन में, मैं इसलिए इसको फ्री वेबिनार करके आप सभी को इसमें जोड़ दिया हूँ। आप लोग जिसका आग्रह है, सभी लोग जुड़ जाएं और थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए। आपका कोई प्रश्न होगा तो मेरा भी अभ्यास हो जाएगा, आपका मेरा भी कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा उससे। इसको क्या, हाँ, इसका 7:30 से 8:30 रखा हूँ, शाम के टाइम में रखा हूँ। 7 दिन तक पढ़ाऊंगा। क्या कह रहे हैं? वो वो अष्टक वर्ग का अभी आरंभ हुआ है। अष्टक वर्ग कक्षा सुबह 8 बजे से, उस कक्षा में आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक अष्ट हाँ, ठीक है, अष्टक वर्ग कक्षा। ठीक, ठीक। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, वो प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप एक है, आप उसमें खरीद सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप लिंक जहां ग्रुप में है वहीं पे आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो www.pragyabharatam ऐसे करके लिख दीजिए। डॉट PRANGYA, और थोड़ा सा गलत हो गया है वेबसाइट। PRANGYA, प्रज्ञा, BHARATAM, प्रज्ञा भारतम .in, इसी का सर्च कर लेंगे तो ऐसे एक आपके पास आ जाएगा। उसमें लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करेंगे तो वो तुरंत लॉगिन हो जाएगी। और लॉगिन आपका यूजर आईडी पासवर्ड इत्यादि मांगेगा, उससे लॉगिन करना पड़ेगा। इसमें सारे लगभग कोर्स है, ठीक है। इसमें कोर्स में एक जन्म कुंडली निर्माण वाला कोर्स है, उसमें बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है। ये ग्रह वाला साधन जन्म कुंडली निर्माण, इसी कोर्स में किसी को डाउट हुआ था, इसीलिए मैं कक्षा ले रहा हूँ। समझ गए बात को? ठीक है। हाँ, हाँ, लैपटॉप में चलेगा, उसमें कुछ दिक्कत है। एक, हाँ, वही लॉगिन पासवर्ड रहेगा। यदि नहीं चलेगा तभी मुझे मैसेज करेंगे तो मैं कंपनी वालों को मैसेज कर लूंगा। आप, नहीं नहीं, लैपटॉप में भी चलेगा, कोई भी डेस्कटॉप में चल सकता है। उसमें सारे में डेस्कटॉप में खोलने के लिए भी ऑप्शन रहता है,
कोई विदेश में बैठता है तो वो डेस्कटॉप से ही पढ़ सकता है, उसके मोबाइल में नहीं चलेगा। हम्म। नहीं 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 नहीं, वो ये किसी भी इसमें चलेगा। वो खुल रहा है अभी। नहीं, आप शायद गूगल फॉर्म में फिलअप करके उसको डाल दिए थे, इसीलिए मैंने ये मोबाइल आप में नहीं खरीदे थे। हाँ वही वो ठीक। हाँ हाँ, वही अलग फॉर्म गूगल फॉर्म वाला खोला था, दोनों भेजा था। जो चाहे वो गूगल फॉर्म से जुड़ सकते हैं, जो चाहे प्रज्ञा भारतम से जुड़ सकते हैं। और आप समझे नहीं, वो गूगल फॉर्म से ही जोड़ लिए, इसलिए गलत। लगभग सब लोग प्रज्ञा भारतम से जुड़े। और मैं क्या करूंगा, आपको गूगल लिंक भी भेज दूंगा ना। आप गूगल मीट से क्लास भी करेंगे और प्रज्ञा भारतम मोबाइल आपके वीडियो भी देख लेंगे, उससे आप लोगों को सुविधा होगी। इसलिए जो भी कोर्स कभी भी लॉन्च करता हूं, आप देखें पहले प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में यदि वो कोर्स लॉन्च हुआ है, उसको खरीद लें। मैं आपको दोनों में जोड़ दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। हाँ वही, ये हो गया। ठीक है ठीक है, ऐसे प्रज्ञा भारतम मोबाइल आपसे जब भी होगा, प्रज्ञा भारतम गूगल फॉर्म से ना खरीदें। गूगल फॉर्म से जो इसको पता नहीं होता है, कोई कोई प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप में खोल नहीं पाते हैं, लाइव क्लास नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए गूगल फॉर्म करना पड़ता है। वो लोग मैसेज करते हैं हम लोगों को, गूगल फॉर्म से ही जोड़िए, गूगल मीट में हम लोग क्लास करेंगे। तो इसी कारण से मैं दोनों में चलाता हूँ, गूगल मीट और प्रज्ञा भारतम मोबाइल ऐप। दोनों में चलाने से कोई किससे भी जुड़ जाए, उससे कोई समस्या नहीं होता है, क्लास भी चलता रहता है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद सबको।